2 दिसंबर 2019 का दिन था और हर दिन की तरह लोग माहिम बीच पर टहल रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नजर समुद्र की लहरों की तरफ पड़ती है, जहां एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को लगता है कि शायद इस सूटकेस में कुछ कीमती सामान मिल जाए, इसलिए वो व्यक्ति उस सूटकेस की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस सूटकेस के पास पहुंचा, उसे उसमें से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगी, जिससे वो तुरंत समझ गया इस सूटकेस में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो व्यक्ति बिना देर किए तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और सारी बात पुलिस को बताता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। फिर पुलिस उस सूटकेस को खोल कर देखती है और जैसे ही सूटकेस खोला जाता है, सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का प्राइवेट पार्ट था और उसके साथ ही एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर भी था। और इतना सब देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो समुद्र से बहता हुआ सूटकेस कहाँ से आया था, जिसका ना तो पुलिस के पास कोई सुराग था और ना ही कोई पहचान थी। इसलिए यह केस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस ये पता कैसे लगाई कि ये व्यक्ति कौन है और इसका ये हल किसने किया है। लेकिन फिर जिस तरह पुलिस ये केस सॉल्व करती है, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। अब जब पुलिस सूटकेस को खोलकर देखती है, उसमें एक हाथ, एक पैर और एक प्राइवेट पार्ट होता है, जिससे उस बॉडी की पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उस सूटकेस में एक ऐसी भी चीज थी जिसने पूरा केस सॉल्व कर दिया। उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी रखे गए थे, ताकि बॉडी पार्ट से निकलने वाला खून उन्हीं कपड़ों में रह जाए, कोई भी बूंद सूटकेस के बाहर ना निकले। अब पुलिस उन कपड़ों की भी तलाशी लेती है, लेकिन उसमें भी पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ एक पैंट, एक टी शर्ट और एक शर्ट थी। अब पुलिस कुछ मछुआरों को बुलाती है और बॉडी के बाकी पार्ट्स को ढूंढने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, क्योंकि पुलिस को ये आशंका थी कि हो सकता है कि किसी और सूटकेस या किसी बैग में बॉडी के बाकी पार्ट्स मिल जाए। लेकिन समुद्र में घंटों तक सर्च करने के बाद भी मछुआरों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज देती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये घटना कब हुई थी। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये घटना 5-6 दिन पहले ही घटी है। मतलब ये सूटकेस 2 दिसंबर 2019 को मिला था और इसका मतलब ये था कि ये घटना 26 से 27 नवंबर के आसपास घटी थी। साथ ही जांच के समय उसके हाथ के फिंगरप्रिंट को भी ले लिया जाता है, जिस फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल डाटाबेस के साथ चेक करवाया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर अभी तक तो सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ही रखे जाते हैं। सभी आम जनता का रिकॉर्ड रख पाना अभी तो संभव नहीं है, जबकि विकसित देशों में आम लोगों के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स को भी संजोकर रखा जाता है। खैर, अभी तक तो पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो इस केस की गुत्थी को सुलझा सके। इसलिए ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब क्राइम ब्रांच अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले इस सूटकेस की अच्छे से तलाशी लेती है और हर बारीक से बारीक चीज पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस सूटकेस के अलावा पुलिस के पास और कोई भी सबूत नहीं था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे, जो सारे कपड़े रेडीमेड थे। लेकिन उन कपड़ों में से एक शर्ट ऐसी भी थी जो सिलवाई गई थी और उसके ऊपर एक टैग लगा था, उस पर एल्मो मेंस लिखा हुआ था। और यही शर्ट इस केस को सुलझाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित भी हुई। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम एल्मो मेंस नामक जगह का पता लगाना शुरू करती है कि ये शॉप कहाँ है। थोड़ी ही जांच के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि ये शॉप तो मुंबई के कुर्ला पश्चिम में है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत उस शॉप पर पहुंच जाती है और पुलिस वहां जाकर पूछती है कि क्या ये शर्ट आपकी दुकान से सिलवाई गई है, क्योंकि इस शर्ट पर आपकी दुकान का टैग लगा हुआ है। फिर उस दुकान का टेलर पुलिस से कहता है कि ये शर्ट तो हमारी दुकान की ही है और अगर ये शर्ट हमारी शॉप पर सिली होगी तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। अब वो टेलर एक रजिस्टर निकालता है जिसके अंदर कस्टमर का नाम और सैंपल पीस का रिकॉर्ड रखता है। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई शर्ट का सैंपल एक कपड़े से मैच हो जाता है और साथ ही वहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ था, बेनेट रेबेलो। अब पुलिस के पास उस व्यक्ति का नाम तो था, लेकिन उसका पता या फोन नंबर पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि टेलर ने सिर्फ रजिस्टर में उसका नाम ही लिखा था। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती आ जाती है कि इतने बड़े शहर में उस नाम के व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए, कि आखिरकार वो कौन था और कहाँ का रहने वाला था। अब उस टेलर की शॉप से तो कुछ ज्यादा फायदा पुलिस को नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से सिर्फ उस व्यक्ति का नाम पता चला था। पुलिस वाले उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं कि शायद उस व्यक्ति ने कुछ पोस्ट किया हो या अपनी कोई फोटो डाली हो जिससे पुलिस उस तक पहुंच पाए। सबसे पहले फेसबुक का सहारा लिया गया और बेनेट रेबेलो नाम के व्यक्ति को सर्च किया गया। अब ये तो जाहिर सी बात है, इस नाम के बहुत सारे व्यक्ति फेसबुक पर होंगे और उनमें से वो व्यक्ति कौन हो सकता है, पुलिस के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पुलिस वालों को सिर्फ उसका नाम ही पता था। इससे ज्यादा जानकारी पुलिस के पास भी नहीं थी।
इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और उस नाम के व्यक्ति की एक एक प्रोफाइल की जांच शुरू करती है कि आखिरकार उन लोगों ने किस तरह की फोटो अपलोड की है। पुलिस सभी का डाटा अच्छे से चेक करती है ताकि पुलिस को वो व्यक्ति मिल जाए जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना हम सभी को सुनने में लग रहा है। इस काम के लिए क्राइम ब्रांच ने एक अलग टीम बनाई थी कि इस नाम से जितनी भी प्रोफाइल है उन सबकी अच्छे से जांच की जाए। अब पुलिस की इतनी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें एक ऐसी प्रोफाइल मिलती है जिससे पुलिस वालों को उम्मीद होती है कि वो जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो वही व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरह का हाथ पुलिस को सूटकेस में मिला था उसी तरह का हाथ या उससे मिलता जुलता हाथ उस प्रोफाइल पिक्चर में भी था। यानी कि उस व्यक्ति का हाथ भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था। जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को और ज्यादा अच्छी तरह से देखा जाता है तो पुलिस को एक फोटो मिलती है जिसमें उस व्यक्ति ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस सूटकेस में मिले थे। अब इससे ये तो कंफर्म हो जाता है पुलिस जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वो वही व्यक्ति है। थोड़ी और जांच करने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति एक म्यूजिशियन है, गिटार वगैरह बजाकर अपनी आजीविका चला रहा है। उसकी प्रोफाइल में जाकर एक और आईडी मिलती है जिस पर उसने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई थी और उसी दूसरी आईडी के अंदर उस व्यक्ति की पूरी डिटेल्स भी थी। यानी उसके घर के एड्रेस से लेकर उसके फोन नंबर तक हर छोटी से छोटी जानकारी थी। अब इसके बाद पुलिस वाले उस फोन नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन वो नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस उस प्रोफाइल में बताए गए एड्रेस पर यानी सेंटा क्रूज ईस्ट पर पहुंच जाती है और जब पुलिस इतनी मेहनत करने के बाद उस घर तक पहुंचती है तो वहां पुलिस को ताला लगा हुआ मिलता है। अब ये देखकर पुलिस वाले फिर से निराश हो जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस आस पड़ोस में पूछताछ करने लगती है और पड़ोसियों से पूछा जाता है कि इस घर में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए। और पुलिस वालों ने फेसबुक से जो फोटो निकाली थी उसे पुलिस वाले पड़ोसियों को दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति यहीं पर रहता है। फोटो देखने के बाद पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति यहीं पर रहता है और इनका नाम बेनेट रेबेलो है और कुछ दिनों से वो लापता है। पड़ोसी बताते हैं कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल है, लेकिन कुछ दिनों से वो भी नहीं दिखाई दे रही है। इस घर में दोनों बाप बेटी रहते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि शायद हो सकता है ये दोनों कहीं और रहते हों या कहीं चले गए हों। इससे आगे की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन बेटी का नाम सुनते ही पुलिस वालों को शक होने लगा। क्या बेटी का भी यही हाल किया गया है या हो सकता है उसकी लाश को भी इसी तरह से कहीं और फेंक दिया गया हो। यानी अब ये मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। अभी तो केवल पुलिस के सामने सिर्फ प्रश्न ही खड़े हो रहे थे और जवाब उनके पास एक भी प्रश्न का नहीं था। इसके बाद पुलिस सोचती है कि सबसे पहले घर की तलाशी ली जाए। फिर पुलिस ताला तोड़कर घर में चली जाती है और घर की अच्छे से जांच करती है। जब पुलिस छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, आई एम अ बैड गर्ल। जिसने मेरी परवरिश की, मुझे पनाह दी, मैंने उसी को खत्म कर दिया। डैड, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम अ बैड गर्ल। और इस डायरी में पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, जहां क्राइम ब्रांच वाले ये सोच रहे थे कि बेनेट रेबेलो की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जैसा कि उसके बाप के साथ हुआ है। लेकिन डायरी से साफ पता चल रहा था कि आराध्या रेबेलो की सगी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वह रेबेलो की असली बेटी होती तो वो डायरी में कभी नहीं लिखती कि जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। पुलिस के सामने ये साफ हो जाता है कि मरने वाला कौन है और उसको मारने वाला भी कौन है। यानी बेनेट रेबेलो की बेटी ने ही उसके साथ ये दरिंदगी की थी। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आराध्या ने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी तक आराध्या पकड़ी नहीं गई थी। अब पुलिस को आराध्या का नंबर भी वहाँ से मिल जाता है। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन फिर वो नंबर कुछ देर के लिए ऑन हुआ तो उस नंबर की लोकेशन घाटकोपर में दिखाई दे रही थी। अब बिना देरी किए पुलिस तुरंत घाटकोपर पहुंच जाती है और पुलिस को वहां आराध्या पाटिल मिल भी जाती है। अब पुलिस वालों को देखकर आराध्या थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन बाद में वो खुद को संभाल भी लेती है। अब पुलिस उसे पूछती है कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं? तो आराध्या बोलती है कि मेरे पिताजी आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और मैं अकेले घर पर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के पास हूँ। लेकिन अब पुलिस आराध्या से उस डायरी के बारे में पूछती है तो आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए आराध्या खुद ही स्वीकार कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है और मैंने ही उनकी बॉडी को काट कर अलग अलग सूटकेस में भरकर समुद्र में फेंक दिया था। अब आराध्या बताती है कि उसके पिता यानी बेनेट ने उसको गोद लिया था, उन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा भी किया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और फिर कुछ समय बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
हालांकि उस लड़के की उम्र उस समय केवल 16 साल ही थी और आराध्या उससे काफी ज्यादा बड़ी थी। अब एक दिन आराध्या उस लड़के को बताती है कि भले ही मेरे पिता ने मुझे गोद लिया है, लेकिन वो मेरा शोषण करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। अब ये बात सुनकर आराध्या का बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है। अब वो आराध्या से कहता है कि तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो, उसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद दिया था, तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, और तुम्हारे पिता को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब इसके बाद 23 नवंबर को वो दोनों मिलते हैं और बेनेट को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान में वो दोनों कामयाब नहीं होते हैं। और फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट घर पर नहीं था, तो उस समय आराध्या का बॉयफ्रेंड घर पर आ जाता है और वो दोनों यही बात कर रहे थे, जिस पर आराध्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा पिता मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर जब बेनेट घर पर आते हैं तो आराध्या उनके साथ झगड़ा करने लगती है कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया है, आपने मेरी परवरिश ठीक से क्यों नहीं की। ये सब सुनकर बेनेट अपना गिटार उठाता है और आराध्या के बॉयफ्रेंड पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेनेट समझ गया था कि यही लड़का है जिसने आराध्या को भड़काया है, क्योंकि आज से पहले तो आराध्या ने कभी भी कोई भी सवाल नहीं पूछा था। अब जैसे ही रेबेलो उस लड़के की तरफ मारने के लिए बढ़ता है तो पीछे से आराध्या डंडे से उसके सर पर वार कर देती है। अब रेबेलो जमीन पर गिर जाता है और आराध्या उस पर एक के बाद एक हमला करती रहती है, जिसकी वजह से रेबेलो अपना होश खो बैठता है। और फिर आराध्या घर में रखी कीटनाशक की पूरी बोतल को रेबेलो के मुंह पर खाली कर देती है। अब इस समय तक भी रेबेलो जिंदा था, लेकिन इसके बाद उन दोनों ने रेबेलो पर चाकू से काफी सारे वार किए और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो दोनों रेबेलो को घसीटकर बाथरूम में ले गए और पूरी रात वो लाश वहीं पर पड़ी रहती है। अगले दिन वो दोनों बाजार जाते हैं और वहां से सूटकेस और चाकू खरीद कर लाते हैं और रेबेलो की बॉडी की छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। लेकिन जब चाकू से टुकड़े नहीं कट पा रहे थे तो चाकू को बार बार गर्म करके उससे काटा जा रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि रेबेलो की हड्डियों को उन्होंने हथौड़े से तोड़ा था और लाश के टुकड़े करने के बाद फिर उसे सूटकेस में भरकर उन्होंने मीठी नदी में फेंक दिया और फिर नदी से बहकर वो बैग समुद्र में आया था और समुद्र की लहरों से बहता हुआ वो सूटकेस माहिन बीच पर पहुंच गया। अगर उस सूटकेस में उस शर्ट को नहीं डाला जाता तो शायद बेनेट रेबेलो की हत्या का राज ही रह जाता, क्योंकि आराध्या के बॉयफ्रेंड की एज बस 16 साल ही थी, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, तो उसे बाल सुधार गृह भेजा गया और आराध्या बालिग थी, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस को सुलझाने में मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इससे पता चलता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरीके से करे तो वो किसी भी अपराधी को पकड़ सकती और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दिला सकती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।